गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है कॉस्ट शीट मतलब असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, जिसे हम कॉस्ट शीट कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारी फर्स्ट यूनिट है यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जो भी यहाँ पे है, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कंप्लीट कर लिया है। सेकंड हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म्स, थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, और आज हम कॉस्ट शीट शुरू करने जा रहे हैं। और कॉस्ट शीट जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, ये हमारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है इसका हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज भी काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 7 मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये एक आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये आपका, और काफी इजी है क्योंकि हम इसको इजी बना रहे हैं। बिल्कुल इजी वे में मैं आपको यहाँ पर हर चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस मेरे साथ साथ चलना है, मेरे अकॉर्डिंग समझना है यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कॉस्ट शीट है यहाँ पर, तो हमने लास्ट चैप्टर्स के अंदर काफी सारी बातें कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर हमने की है ना। जो बेसिक चैप्टर्स थे उनमें कि कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, कॉस्टिंग का क्या मीनिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, ये सारी डिस्कशन हमने किया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट शीट है, जहां पे हमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है, तो चलिए यहाँ पर इसको हम बिल्कुल डिटेल में समझते हैं और एग्जाम्पल के साथ ही समझेंगे, उससे अच्छा समझ में आएगा हमें। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वही एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ही एग्जांपल हम ले रहे हैं कि भाई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर क्या होने वाला है, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर हम क्या करते हैं, हम उस कंपनी के अंदर एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर क्या मैन्युफैक्चर होता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। अब यहाँ पर इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब इस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी हमारा टोटल एक्सपेंसेस इंकर्ड होगा, जो भी हमारे टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पर एट्रीब्यूटेबल होंगे, वो हमारे टोटल एक्सपेंसेस को हम कहते हैं कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर हमारी जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर हम जो भी गुड्स बनाएंगे, जो भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उस प्रोडक्ट को बनाने में हमारी जो टोटल कॉस्ट इंकर्ड हो रही है, टोटल कॉस्ट का क्या मतलब कि भाई इस प्रोडक्ट को बनाने से लेकर इसको मार्केट में सेल करने तक जो भी हमारे टोटल एक्सपेंसेस इंकर्ड होंगे, वो हमारे इस प्रोडक्ट की कॉस्ट है। अब बात ये है स्टूडेंट्स की ये जो भी हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट क्यों कैलकुलेट की जाती है कि विदाउट कॉस्ट के तो हम यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को, अपने गुड्स को मार्केट में सेल ही नहीं कर सकते। भाई जब तक हमें ये नहीं पता है कि भैया हमने ये प्रोडक्ट बनाया कितने में, इस प्रोडक्ट को यहाँ पर कितने अमाउंट में बनाया गया है, किस प्राइस में इसको बनाया गया है, क्या इसको आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब जैसे सपोज लो कि मेरे हाथ में ये जो पेन है, अब हम ये पेन बनाते हैं, अब हमें ये नहीं मालूम चला अभी तक कि ये पेन को बनाने में टोटल कितना एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ, तो इसकी कॉस्ट के बिना हम इसको सेल कैसे करेंगे। भाई हमें पहले इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी होगी, फिर इसके बाद में इसकी कॉस्ट के अंदर हम इसका प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद कॉस्ट में प्रॉफिट मार्जिन ऐड होने के बाद ही तो हम इसकी सेल प्राइस डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर बिना कॉस्ट प्राइस के हम किसी भी प्रोडक्ट की सेल प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, या फिर किसी भी सर्विस की हम सेल प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते। तो यदि हमें यहाँ पर सेल प्राइस डिसाइड करनी है, हमें उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है, तो किस प्राइस पे सेल करना है, उसके लिए पहले हमें कॉस्ट का मालूम करना जरूरी है। तो यहाँ पर जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जहां पे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, वहां पे हमारी जो टोटल कॉस्ट है, उस टोटल कॉस्ट का हम क्या करते हैं, उसका असर्टेनमेंट करते हैं। असर्टेनमेंट का मतलब कि भैया टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ ये तो पता चल गया, लेकिन वो टोटल एक्सपेंसेस कैसे कैसे हुआ, उसमें कितना रॉ मटेरियल का एक्सपेंसेस हुआ, कितना लेबर एक्सपेंसेस हुआ, कितना अदर एक्सपेंसेस हुए,
तो ये सब भी तो हमें पता करना जरूरी है। तो यहाँ पर इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर जहां पे प्रोडक्ट बनाया जाता है स्टूडेंट्स, इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो भी यहाँ पर इसका वर्किंग प्रोसेस है, उसमें सबसे फर्स्ट हम लेते हैं फर्स्ट स्टोर डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर क्लासिफिकेशन में भी क्लियर किया था कि भाई यहाँ पर जितनी भी कंपनीज हैं वो अपने वर्किंग प्रोसेस को, ठीक है, क्या करते हैं, डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर देते हैं, अपने वर्कलोड को वो बांट देते हैं, डिवाइडेशन कर देते हैं डिपार्टमेंट वाइज। तो हमारा जैसे पहला डिपार्टमेंट है स्टोर डिपार्टमेंट। अब ये जो स्टोर डिपार्टमेंट है स्टूडेंट्स, इस स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर इस स्टोर डिपार्टमेंट को जो मैनेज करने वाला जो पर्सन है उसे हम कहते हैं स्टोर मैनेजर, मतलब स्टोर कीपर। अब ये जो स्टोर मैनेजर है ये क्या करता है कि जो भी रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो हमारा जो रॉ मटेरियल है जिसे हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, उस डायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल को जो हम परचेज करते हैं, तो कहाँ से करते हैं, मार्केट से। मार्केट में जो शॉपकीपर्स हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उनसे हम डायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। और उसको रॉ मटेरियल को परचेज करने के बाद हम उसको अपने स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर स्टोरेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज होगा उसे हम परचेज करके लाएंगे, और परचेज करके उसको पहले कहाँ स्टोरेज करेंगे, उसे डायरेक्ट फैक्ट्री में लेके नहीं जाएंगे, उसे हम स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर स्टोरेज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इस रॉ मटेरियल को हमने जो परचेज किया, वो परचेज करने के बाद हमारे स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर उसको स्टोरेज कर दिया जाएगा, ये होगा। अब इस स्टोर मैनेजर का, स्टोर कीपर का क्या काम रहेगा स्टोर में, वो मैं आपको क्लियर करता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा स्टोर है, स्टोर डिपार्टमेंट है, जो स्टोर रूम है, इस स्टोर रूम के अंदर सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इस स्टोर रूम में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर नया रॉ मटेरियल तो हम परचेज कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले न्यू रॉ मटेरियल परचेज करने से पहले हमारे पास जो ऑलरेडी रॉ मटेरियल स्टोर में अवेलेबल है, वो हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास में कितना है स्टोर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये हो गया। फिर उसके बाद में हम क्या देखेंगे कि हमने न्यू कितना रॉ मटेरियल परचेज किया, नया रॉ मटेरियल हमने कितना परचेज किया। भाई पहले से हमारे पास रॉ मटेरियल कितना है, नया हमने रॉ मटेरियल कितना परचेज किया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना बचा, क्योंकि ये जो स्टोर कीपर है वो क्या करेगा, वो यहाँ पर अपने स्टोर के अकाउंट्स मेंटेन करेगा। और स्टोर के अकाउंट, जो भी स्टोर के अंदर जो अकाउंट्स वो मेंटेन करेगा, उसमें यहाँ पर वो मंथली यदि अकाउंट्स मेंटेन करता है, तो मंथ के स्टार्टिंग के अंदर वो चेक करता है कि मंथ के स्टार्टिंग में उसके पास में कितना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल था पहले से, कितना यहाँ पर इस मंथ में न्यू रॉ मटेरियल परचेज किया गया है, और इस मंथ के एंड में कितना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल उसके पास बचा हुआ है। और यहाँ पर इस कैलकुलेशन के बेसिस पर जो भी ओपनिंग था, ओपनिंग यहाँ पर उसके पास था, उसमें उसने न्यू परचेज को ऐड किया और क्लोजिंग को लेस कर दिया। तो इससे क्या कैलकुलेट हुआ, इससे यहाँ पर उसके पास में कैलकुलेट होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल को हम डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब, रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब ये हुआ कि कितना रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में यूज में लिया गया, मतलब कितना रॉ मटेरियल स्टोर से फैक्ट्री के अंदर इशू किया गया। क्योंकि जो रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज करके हम लेके आए थे, उसे हमने पहले स्टोर में स्टोरेज कर दिया। फिर वो जैसे जैसे हमें फैक्ट्री में उसकी जरूरत होगी, नीड होगी, वैसे वैसे उसे हम यहाँ पर स्टोर से फैक्ट्री में ले जाएंगे। भाई सिंपल है।
अब अपने घर की बात करते हैं। अब हमारे घर में राशन आता है। अब राशन जब आता है तो उस राशन को हम मार्केट से परचेज करके लाके कहाँ रखते हैं? स्टोर रूम के अंदर। और स्टोर रूम के अंदर वहां रखा रहता है। और जब हमें वो राशन यूज करना होता है, यूज मतलब कंज्यूम, मतलब अब सपोज करो कि हमने मार्केट से हम वेजिटेबल्स लेके आ गए, हम राशन लेके आ गए, आटा वगैरह लेके आ गए। अब हमें चपाती बनानी है तो कहाँ बनेगी? और ये सारा सब्जी बनानी है, वेजिटेबल्स बनानी है तो कहाँ बनेगी? ये सब बनेंगे किचन के अंदर। तो किचन के अंदर जैसे जैसे यहाँ पर हमें राशन चाहिए होगा, वैसे वैसे हम स्टोर रूम से राशन को कहाँ डिलीवर करेंगे? किचन में इशू करेंगे। तो वैसे ही जैसे जैसे हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है प्रोडक्शन के लिए, हम स्टोर रूम से रॉ मटेरियल को कहाँ लेके जाते हैं? फैक्ट्री में लेके जाते हैं, है ना? तो हमने कितना रॉ मटेरियल फैक्ट्री के अंदर हम लेके गए प्रोडक्शन में यूज करने के लिए, उसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। तो हमने रॉ मटेरियल जो फैक्ट्री में इशू किया है यूज करने के लिए, जितना रॉ मटेरियल हम इशू करते हैं फैक्ट्री में, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स रॉ मटेरियल कंज्यूम। ओके। तो यहाँ पर अब स्टोर की मैंने आपको स्टोरी क्यों सुनाई? स्टोर की मैंने इसलिए स्टोरी सुनाई स्टूडेंट्स, क्योंकि हम जो कॉस्ट शीट यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, उस कॉस्ट शीट के अंदर रॉ मटेरियल की भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंस है। अब रॉ मटेरियल के बारे में हमें समझना इसलिए जरूरी था कि रॉ मटेरियल को हमें डीपली समझना था कि रॉ मटेरियल शुरू कहाँ से होता है। तो रॉ मटेरियल सबसे पहले हम क्या करते हैं? मार्केट से परचेज करते हैं, और मार्केट से परचेज करके उसे हम अपने स्टोर रूम के अंदर, अपने स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर स्टोरेज कर देते हैं। फिर स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर जो स्टोर मैनेजर है, जो स्टोर कीपर है, वो क्या करता है? वो अपने अकाउंट्स मेंटेन करता है कि भैया पहले से कितना रॉ मटेरियल उसके पास ओपनिंग स्टॉक में अवेलेबल था, कितना उसने न्यू परचेज कर लिया, और कितना उसके पास में क्लोजिंग बचा हुआ है। और उनकी कैलकुलेशन के बेसिस पे वो ये पता लगाता है कि कितना रॉ मटेरियल यहाँ पर उसने इशू किया है, कहाँ पे? फैक्ट्री के अंदर। तो जितना रॉ मटेरियल वो फैक्ट्री में इशू करता है, ठीक है, प्रोडक्शन में यूज के लिए, उसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अब उसके बाद में सेकंड डिपार्टमेंट आता है स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे फैक्ट्री डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट आता है? फैक्ट्री डिपार्टमेंट। अभी मैंने आपको यहाँ पर अपने घर का एग्जांपल लिया था। मैंने क्या कहा था कि हम यहाँ पर मार्केट से जो भी राशन परचेज करते हैं, वेजिटेबल्स परचेज करते हैं, उनको परचेज करके हम स्टोर रूम के अंदर स्टोरेज करते हैं। और जैसे जैसे हमें खाना बनाना होता है, वैसे वैसे हम स्टोर रूम से उसको किचन के अंदर सप्लाई कर देते हैं, इशू कर देते हैं, और फिर हम उसको यूज कर लेते हैं। अब फैक्ट्री, अब यहाँ पर खाना कहाँ बनेगा, मतलब प्रोडक्ट कहाँ बनेगा? तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है, हमारा ये जो गुड्स है, ये बनेगा फैक्ट्री के अंदर। तो फैक्ट्री में हमें अपना गुड्स बनाना है। अब फैक्ट्री में हमें अपना गुड्स बनाना है, तो अब यहाँ पर फैक्ट्री में, फैक्ट्री को मैनेज और हैंडल करने वाला जो पर्सन है, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपरवाइजर। मतलब ये जो सुपरवाइजर है, जैसे स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर होता है स्टोर मैनेजर, स्टोर कीपर, वैसे फैक्ट्री में होता है सुपरवाइजर। अब ये सुपरवाइजर यहाँ पर इस फैक्ट्री को मैनेज कर रहा है, हैंडल कर रहा है, मतलब इस फैक्ट्री की जिम्मेदारी सुपरवाइजर के ऊपर है। अब यहाँ पर इस फैक्ट्री के अंदर जो भी रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल इस फैक्ट्री में आएगा, कहां से? स्टोर से। तो रॉ मटेरियल जो हम स्टोर से फैक्ट्री में इशू करेंगे, उस रॉ मटेरियल के ऊपर फैक्ट्री में क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी। और इस रॉ मटेरियल के ऊपर फैक्ट्री में जो भी प्रोसेसिंग होगी, वो प्रोसेसिंग कौन करता है? ये प्रोसेसिंग करता है लेबर। अब लेबर जो भी यहाँ पर इस रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेसिंग करता है, वो या तो मैन्युअली प्रोसेसिंग करेगा, या फिर वो क्या करेगा? वो यहाँ पर मशीन के थ्रू प्रोसेसिंग करेगा। भाई प्रोसेसिंग के दोनों है ऑप्शन। भाई यहाँ पर इस रॉ मटेरियल से लेबर को क्या बनाना है? फिनिश गुड्स बनाना है। अब वो फिनिश गुड्स मैन्युअली भी बना सकता है, और वो फिनिश गुड्स कैसे बना सकता है? मशीन के थ्रू भी बना सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भी रॉ मटेरियल हमारे पास में है, जो हम स्टोर से फैक्ट्री में लेके आए हैं, इस रॉ मटेरियल को स्टोर से फैक्ट्री के अंदर कौन लेके आया है? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर क्या करता है? सुपरवाइजर को पता है कि भैया फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो क्या करता है? वो स्टोर मैनेजर के पास जाता है, और उससे मटेरियल रिक्विजिशन नोट, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में जब हमारा मटेरियल कॉस्ट स्टार्ट होगा ना, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर, तो वहां हम स्टडी करेंगे
कि यहाँ पर रॉ मटेरियल इशू करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है। तो रॉ मटेरियल इशू करने के लिए सुपरवाइजर स्टोर मैनेजर के पास जाता है, एक मटेरियल रिक्विजिशन नोट लेके जाता है, उसमें जो जो रॉ मटेरियल उसको चाहिए वो रॉ मटेरियल की लिस्ट वो दे देता है स्टोर मैनेजर को। स्टोर मैनेजर स्टोर में से वो रॉ मटेरियल निकाल के किसको प्रोवाइड कर देता है, सुपरवाइजर को प्रोवाइड कर देता है। सुपरवाइजर उसको ले जाता है फैक्ट्री के अंदर। अब फैक्ट्री के अंदर ले जाके सुपरवाइजर वो रॉ मटेरियल किसको सौंप देता है, लेबर को सौंप देता है, और लेबर को कहता है कि भैया ये लो रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन चालू करो। प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। अब प्रोडक्शन का मतलब वही प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग लेबर या तो मैनुअली करती है या मशीन के थ्रू करती है, ठीक है। अब यहाँ पर इस रॉ मटेरियल को यहाँ पर लेबर क्या करेगी, प्रोसेसिंग में यूज में लेगी। चलिए अब यहाँ पर ये जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर यहाँ पर एक तो सुपरवाइजर हो गया, एक हमारा लेबर हो गया, है ना, ये दो पर्सन हो गए। तो प्रोडक्शन कौन कर रहा है, लेबर कर रहा है। सुपरवाइजर क्या कर रहा है, सुपरवाइजर तो सिर्फ कंट्रोल करता है, हैंडल करता है, लेबर को ट्रेन करता है। भाई लेबर यहाँ पर रॉ मटेरियल खराब ना कर दे, है ना, इन चीजों पे कंट्रोल करता है। प्रोडक्शन टाइमली हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन चीजों पे कंट्रोल करता है। तो ये सारे काम हैंडल करता है सुपरवाइजर। कि फैक्ट्री का जो मैनेजर होता है, फैक्ट्री मैनेजर, उसे हम सुपरवाइजर बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर अब उस रॉ मटेरियल पे प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग कौन करेगा, प्रोसेसिंग करेगा लेबर। तो लेबर यहाँ पर इस रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेसिंग करेगा भैया, ठीक है। अब प्रोसेसिंग जब होगी तो इसमें लेबर के थ्रू जो प्रोसेसिंग हो रही है, यदि वो प्रोसेसिंग इनकम्प्लीट है किसी भी रीजन की वजह से, यदि वो प्रोसेसिंग इनकम्प्लीट है तो उस इनकम्प्लीट प्रोसेसिंग को हम कहते हैं WIP। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, WIP कहते हैं। और यदि वो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो उस कंप्लीट प्रोसेसिंग को कहा जाता है फिनिश गुड्स। क्या कहा जाता है, फिनिश गुड्स। तो यहाँ पर लेबर इस रॉ मटेरियल के ऊपर क्या कर रही है, मैन्युअली या मशीन के थ्रू प्रोसेसिंग कर रही है। प्रोसेसिंग यदि कंप्लीट हो जाएगी तो वो फिनिश गुड्स बन जाएगा। प्रोसेसिंग यदि इनकम्प्लीट रहेगी तो WIP। अब बात ये कि सर प्रोसेसिंग इनकम्प्लीट क्यों रह रही है, उसके पीछे रीजंस हैं कि भैया प्रोसेसिंग इनकम्प्लीट इस वजह से है क्योंकि प्रोसेसिंग का कोई पार्ट ऐसे मशीन के थ्रू कंप्लीट होने वाला था जो हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर उसको कंप्लीट करने के लिए वो प्रोसेसिंग बाहर से करवाई जा रही है, आउटसाइड कहीं बाहर से। भाई होता ना कई बार कोई मशीन या कोई इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम बाहर से करवा के लेके आते हैं, जिसे हम जॉब वर्क कहते हैं, ठीक है। या फिर सपोज करो कि उस गुड्स का कोई भी, उस गुड्स में इंक्लूड होने वाला कोई भी यहाँ पर आइटम हमारे पास फिनिश हो गया है, खत्म हो गया है, अब नया परचेज होगा तब ऐड होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको लास्ट वाले टॉपिक में कि जैसे ये पेन है, अब इस पेन के ऊपर ये पॉइंट है ना। अब सपोज करो ये पॉइंट्स हमारे पास फिनिश हो गए हैं। अब यहाँ पर ये जो पेन है ये हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन अब इसे पॉइंट नहीं लगा। अब बिना पॉइंट के तो इसको हम मार्केट में सेल नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये फिनिश गुड्स नहीं है। जब तक पॉइंट नहीं लगेगा तब तक ये मार्केट में सेल नहीं होगा। कि पेन किस काम आता है, चलाने के। अब चलाने के काम आता है तो विदाउट पॉइंट के तो वो चलेगा कैसे। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारे पास फिनिश हो गया, तो विदाउट पॉइंट के ये पेन हमारा इनकम्प्लीट है, मतलब WIP है। और जब ये पॉइंट लग जाएगा इसको प्रॉपर हम पैक कर देंगे, पैक करने के बाद इसको हम मार्केट में सेल करेंगे तो वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर यही होता है इनकम्प्लीट और कंप्लीट। तो फैक्ट्री में जो भी हमारा इनकम्प्लीट गुड्स है ना, जिसकी प्रोसेसिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो हमारे लिए WIP वर्किंग प्रोग्रेस है। और जो कंप्लीट हो गया वो हमारे लिए फिनिश गुड्स FG है, ओके। इन्वेंट्री 3 टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं अपन। क्या क्या, रॉ मटेरियल, सेकंड WIP, थर्ड फिनिश गुड्स, ओके। अब चलिए तो अब फैक्ट्री की बात हो गई, फिर उसके बाद फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम चल रहा है। प्रोडक्शन का काम चल रहा है तो आगे चलते हैं। अब आगे थर्ड आ गया इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट है हमारा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ये करेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जिसे हम दूसरे नेम से ऑफिस डिपार्टमेंट भी कहते हैं, इसको हम दूसरे नेम से हमारा ऑफिस डिपार्टमेंट भी कहते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में कौन है, यहाँ पर हमारी कंपनी के जो भी अकाउंटेंट है, जो भी चार्टेड अकाउंटेंट है, जो भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, ठीक है, ये सब लोग हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं,
ये सब लोग यहाँ पर जो भी गुड्स आपका रेडी हो रहा है, जो भी फिनिश गुड्स आप बना रहे हैं, उस फिनिश गुड्स की यहाँ पर उस फिनिश गुड्स को किस अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, मतलब उस फिनिश गुड्स को बनाने के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होगा, है ना। क्या क्या रॉ मटेरियल मतलब किस टाइप के रॉ मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट होगी, वो हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। उसके अलावा यहाँ पर उस फिनिश गुड्स की यहाँ पर पैकिंग किस टाइप की होनी चाहिए, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करना। ओके, उसके अलावा यहाँ पर टैक्स की कैलकुलेशंस करना, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, ये सब सैलरी डिसाइड करना, ये सब कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट करता है। तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, ऑफिस डिपार्टमेंट, ठीक है, उसका मेन काम क्या है, उसका मेन काम ये है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी सैलरी वगैरह डिसाइड करना। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर ऑफिस के अंदर, अब ऑफिस डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो यहाँ पर एक तो सैलरी डिसाइड करेगा स्टूडेंट्स, सैलरी वगैरह डिसाइड कर देगा, ठीक है। सैलरी मतलब वही रेमुनरेशन, क्या क्या रेमुनरेशन मिलना चाहिए भाई, लेबर को क्या रेमुनरेशन मिलना चाहिए, सुपरवाइजर्स को क्या रेमुनरेशन मिलना चाहिए, उसके अलावा जो अदर एम्प्लॉइज हैं, अदर स्टाफ है, उनका क्या रेमुनरेशन होना चाहिए, सब डिसाइड करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यहाँ पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस डिपार्टमेंट है वहां पर सैलरी वगैरह डिसाइड की जाएगी। सैलरी के अलावा जो भी रेंट वगैरह है वो डिसाइड होगा, ठीक है। उसके अलावा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर मशीन्स यूज हो रही है उनका डेप्रिसिएशन वगैरह, लाइटिंग एक्सपेंसेस वगैरह, ये सब यहाँ पर डिसाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका सेलिंग डिपार्टमेंट। सेलिंग डिपार्टमेंट क्या करता है स्टूडेंट्स, सेलिंग डिपार्टमेंट जो भी आपका फिनिश गुड्स है, ठीक है, सेलिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो सेल्स मैनेजर है, वो सेल्स मैनेजर क्या करेगा, वो सेल्स मैनेजर आपने जो फिनिश गुड्स रेडी किया है उस फिनिश गुड्स को किस प्राइस के ऊपर सेल करना है, ठीक है, उसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड करना, उसके डिस्काउंट्स डिसाइड करना कि भैया कितने डिस्काउंट पे सेल किया जाएगा, क्या क्या रिबेट्स दी जाएगी, ठीक है, ये सब डिसाइड करना। क्या क्या मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट्स किए जाएंगे, ये सारे काम कौन करता है, ये करता है आपका सेलिंग डिपार्टमेंट का सेल्स मैनेजर। फिर उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट क्या काम संभालता है, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ये करेगा कि जो भी फिनिश गुड्स है आपका, जो भी फिनिश गुड्स है, ठीक है, उसको मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। फिनिश गुड्स को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितने एम्प्लॉइज स्टाफ की जरूरत होगी जो मार्केट में जाके ऑर्डर लेके आएंगे, भाई हर दुकान पे जाके अपने फिनिश गुड्स का ऑर्डर लेके आएंगे, तो वो स्टाफ वगैरह जो भी होगा, कितना स्टाफ अपॉइंट करना है, उस स्टाफ की सैलरी वगैरह क्या होनी चाहिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स यूज होने चाहिए, क्या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेंगे, ठीक है, इन ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स पे क्या डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज होगा, ये सब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में डिसाइड किया जाएगा। और फिर उसके बाद में आता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D क्या करता है, R&D बताया था मैंने लास्ट चैप्टर में भी। R&D ये करता है कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो प्रोडक्ट यहाँ पर आपके कस्टमर पब्लिक के लिए हार्मफुल ना हो, ठीक है, उसमें क्या आपको रिनोवेशन करना चाहिए, क्या चेंजेस करना चाहिए, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज हो रही है वैसे आपको अपने प्रोडक्ट में क्या चेंजेस लाने चाहिए, ठीक है, आपके लिए कौन सा रॉ मटेरियल यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का होना होगा, है ना, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज करना चाहिए, ये सब R&D डिपार्टमेंट डिसाइड करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मैंने जो आपके सामने यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज एक छोटा सा ग्राफ बनाया है, उसको बनाने के पीछे मेन रीजन यही था कि यदि हमारे माइंड के अंदर, है ना, ये गलत चीज किसी ने फिट कर रखी है कि भैया कॉस्ट का मतलब होता है प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट, नहीं, कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसको मार्केट में सेल करने तक जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे हैं वो सब एक्सपेंसेस आपकी कॉस्ट का ही पार्ट है। तो यहाँ पर
इस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर, इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसको बनाने में जो टोटल एक्सपेंसेस इंकर्ड हो रहे हैं, वो टोटल एक्सपेंसेस देखो ऐसे ऐसे इंकर्ड होते हैं। कैसे भैया, आपकी कंपनी के अंदर जो स्टोर डिपार्टमेंट है, वहां के एक्सपेंसेस भी इसमें इंक्लूड होंगे, फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे, आपकी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव के सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे, आपके सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, R&D सबके एक्सपेंसेस इस टोटल कॉस्ट में शामिल होंगे, इंक्लूड होंगे, तब जाके आपकी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होगी। और बिना कॉस्ट के सेलिंग प्राइस कैलकुलेट नहीं हो सकती। मतलब यदि आपको अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं पता तो आप उसकी सेल प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं हमारे चैप्टर की शुरुआत में, स्टार्टिंग में। अब देखिए, ये जो कॉस्ट शीट है यहाँ पर स्टूडेंट्स, कॉस्ट शीट के अंदर हमें करना क्या है, हमारी जो भी कॉस्ट है ना, हमारी जो भी टोटल कॉस्ट है उसका हमें उसके कॉस्ट ऑब्जेक्ट के बेसिस पे उसका असरटेनमेंट करना है। मतलब ये पता लगाना कि टोटल कॉस्ट में कितना हमारा मटेरियल एक्सपेंसेस हुआ, कितना लेबर एक्सपेंसेस हुआ, कितने अदर एक्सपेंसेस हुए, उन सब की कैलकुलेशन करनी है। मतलब टोटल कॉस्ट का उसके ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हमें असरटेनमेंट करना है, मतलब उसका क्लासिफिकेशन करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने क्या कहा कि प्रोडक्ट को बनाने से लेकर सेल करने तक काफी सारे एक्सपेंसेस होते हैं ना। अब सपोज लो कि मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने टोटल कॉस्ट पता कर लिया, लेकिन उसका मुझे अब क्या करना होगा, उसका असरटेनमेंट करना होगा, क्लासिफिकेशन करना होगा। तो कॉस्ट शीट इसलिए प्रिपेयर की जाती है क्योंकि जो कॉस्ट रिलेटेड मेरे डेटा है, जो कॉस्ट रिलेटेड मेरे पास जो इंफॉर्मेशंस हैं, उन कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना, उनको प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना, उनका क्लासिफिकेशन करना, ये सब करने के लिए हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपने 4 डेफिनेशंस स्टडी की थी, क्या सबसे पहले टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए, फिर उसका असरटेनमेंट कीजिए कि भैया उसमें क्या क्या कॉस्ट ऐड होगी, क्या क्या कॉस्ट उसमें इंक्लूड है, मटेरियल कितना है, मटेरियल एक्सपेंसेस कितना है, लेबर एक्सपेंसेस कितना है, अदर एक्सपेंसेस कितना है। फिर मैंने आपको कहा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां पे हम उन डेटा को, कॉस्ट रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो कॉस्ट शीट में भी यही कर रहे हैं। कॉस्ट शीट में क्या करना है, ये तो करना है कि हमारे कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन डेटा है उनको प्रॉपरली कलेक्ट करना, उनको एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना, उनको क्लासिफाई करना, ठीक है। और वो जो फॉर्मेट जहां इनको रिकॉर्ड किया जाता है इन इंफॉर्मेशन को, वो होती है कॉस्ट शीट। क्या होती है? कॉस्ट शीट। फंक्शनल क्लासिफिकेशन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अब देखिए कॉस्ट के क्या क्या पार्ट्स हैं। कॉस्ट में हम यहाँ पर किंग कॉस्ट एक्सपेंसेस को हम शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जिसे हम रॉ मटेरियल कॉस्ट कहते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉय लेबर कॉस्ट, ठीक है। ये जो डायरेक्ट एम्प्लॉय लेबर कॉस्ट है यहाँ पर, इसे हम दूसरे नेम से प्रोडक्टिव लेबर कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव लेबर कॉस्ट भी कहते हैं। फिर उसके बाद में आता है आपका इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके, प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड। तो अभी मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल स्टार्ट किया है उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का यहाँ पर मैंने सारे पार्ट्स लिए हैं। ये जितने भी पॉइंट्स आप अभी देख रहे हैं स्टूडेंट्स आपके सामने जो है, ये सब हमारे एग्जाम्पल में है। देखिए, स्टोर डिपार्टमेंट में हमारा रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फिर उसके बाद हमारी फैक्ट्री के अंदर हमारी लेबर कॉस्ट, है ना। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री के अदर एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर यही हमें स्टार्टिंग में समझना है कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब कॉस्ट को हम क्लासिफाई करते हैं, इन सभी पार्ट्स में इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है कि भैया टोटल कॉस्ट में कितना डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इंकर्ड है, इंक्लूड है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना है, डायरेक्ट लेबर को हम प्रोडक्टिव लेबर कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर आता है कि कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है, उस कॉस्ट शीट के अंदर हेड क्या होते हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो उनकी हेडिंग्स होती है ना। हेडिंग कैसे? जैसे हेडिंग ऐसे बताऊं मैं आपको,
स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल हम बनाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो उसमें क्या हेडिंग्स यूज होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना, फिर उसके बाद में सेकंड आता है अदर इनकम्स, फिर एक्सपेंसेस में आता है क्या, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, है ना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, चेंज इन इन्वेंट्री, ये सब हेडिंग्स है। वैसे ही कॉस्ट शीट में जो हेडिंग्स होती है उनमें सबसे फर्स्ट है प्राइम कॉस्ट, सेकंड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर आता है सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और लास्ट आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये हमारी टोटल कॉस्ट है। ओके, मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने से लेकर सेल करने तक की जो टोटल कॉस्ट है वो है हमारी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब एक एक पॉइंट पे स्टार्टिंग से आते हैं, प्राइम कॉस्ट की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, प्राइम कॉस्ट क्या होती है एक्चुअली के अंदर, प्राइम कॉस्ट की हम बात करें तो इसे हम दूसरे नेम से इनिशियल कॉस्ट भी कहते हैं। इनिशियल, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग की कॉस्ट। अब ये इनिशियल कॉस्ट क्या है समझना ध्यान से, कि पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको स्टोर डिपार्टमेंट में क्या समझाया था कि भैया जो स्टोर मैनेजर है वो ये चेक करता है कि भैया हमारे पास पहले से कितना ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है, हमने नया रॉ मटेरियल कितना परचेज किया, कितना हमारे पास क्लोजिंग है, उसके बिहाफ पे वो कैलकुलेट करता है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ, मतलब जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, है ना, उस प्रोडक्शन में कितना रॉ मटेरियल हमारा यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। ओके, चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट हेड प्राइम कॉस्ट, जिसे हम दूसरे नेम से क्या कह सकते हैं, इनिशियल कॉस्ट। क्या बोल सकते हैं, इनिशियल कॉस्ट कहते हैं। चलिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है, इसका कंप्यूटेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम लेते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को हम दूसरे नेम से डायरेक्ट मटेरियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल होता है। तो सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हमारे पास ऑलरेडी पहले से रॉ मटेरियल का कितना ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है। चलिए, फिर हम उसमें ऐड करते हैं, क्या ऐड करेंगे, परचेज, परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल। कितना हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, है ना, कितना न्यू रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है वो हम इसमें ऐड करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो परचेज कॉस्ट, जो रॉ मटेरियल की परचेज कॉस्ट है, उसमें क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होते हैं और क्या क्या उसमें से एक्सक्लूड होते हैं, ये भी तो हमें नॉलेज होना चाहिए। तो जब हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो यहाँ पे उसमें एक तो रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस, भाई रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करते हैं, मार्केट से। तो रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस, हमने किस प्राइस में रॉ मटेरियल को परचेज किया, ठीक है। अब रॉ मटेरियल की जो भी परचेज प्राइस है वो हम यहाँ ले लेंगे। अब इस रॉ मटेरियल की परचेज प्राइस के अंदर हम एक तो ऐड करेंगे स्टूडेंट्स हमारा फ्रेट चार्जेस, भाड़ा। कौन सा चार्जेस, फ्रेट चार्जेस। क्योंकि रॉ मटेरियल आप जब परचेज करते हैं मार्केट से, तो उसको मार्केट से आपके स्टोर तक लाने में, है ना, आपका फ्रेट एक्सपेंसेस भी होता है, तो फ्रेट चार्जेस वो ऐड होगा, क्योंकि हमें परचेज कॉस्ट लेनी है ना। जैसे अब मैं आपको आपको याद दिलाऊं, तो जब हम यहाँ पर फिक्स असेट्स परचेज करते हैं बिजनेस में, तो उस फिक्स असेट्स की परचेज प्राइस में हम उसका फ्रेट, इंस्टॉलेशन और इरेक्शन चार्जेस भी इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं, ऐड करते हैं या नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी हमारी कैपिटल कॉस्ट का ही पार्ट है। वैसे ही जो रॉ मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं, उस रॉ मटेरियल को हमने परचेज किया, तो उसको भैया मार्केट से हाथ में थोड़ी ना उठा के लेके आएंगे,
भाई कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल वगैरह हम हायर करेंगे, किराए पे लेंगे, उसके अंदर उसको लोड करेंगे, लोड करके फिर स्टोर में लाके उसको अनलोड करेंगे, तो यहाँ पर उसका फ्रेट चार्जेस लगेगा। फिर उसके बाद में और क्या चार्ज होगा? फ्रेट चार्जेस के बाद सपोज कीजिए हमें ये लग रहा है कि भैया डिस्टेंस काफी लॉन्ग है ना, रॉ मटेरियल हम कोई दूसरे स्टेट से परचेज कर रहे हैं या किसी दूसरी कंट्री से परचेज कर रहे हैं, इतनी दूर से आएगा, बीच में कोई एक्सीडेंट हो गया, टूट फूट गया तो क्या होगा? ठीक है, तो उसका जो इंश्योरेंस चार्जेस है, भाई इंश्योरेंस करवाएंगे, रिस्क नहीं लेना चाहते ना हम, भाई हम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो रिस्क से बचना चाहते हैं तो इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी हमसे प्रीमियम लेगी, तो इंश्योरेंस चार्जेस वो भी हमारा कॉस्ट का ही पार्ट है, एक्सपेंसेस का पार्ट है। चलिए फिर उसके बाद में क्या ऐड करेंगे? फिर उसके बाद में हम अब ऐड नहीं, हम लेस करेंगे कि हमें यहाँ पर जिस शॉपकीपर से, जिस ट्रेडर से हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है, यदि वो हमें कोई डिस्काउंट देता है, वो कोई हमें यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट या कोई क्वांटिटी डिस्काउंट, बल्क डिस्काउंट होता है ना, बल्क में परचेज करने पर यदि कोई ऐसा कोई डिस्काउंट वो हमें प्रोवाइड करता है, तो वो डिस्काउंट हमारा हम लेस कर देंगे क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिट है। और फिर उसके अलावा और क्या ऐड कर सकते हैं इसमें हम? इसमें हम ऐड करते हैं टैक्सेस एंड ड्यूटीज। टैक्सेस एंड ड्यूटीज, टैक्सेस एंड ड्यूटीज क्या होती है? जैसे हम रॉ मटेरियल जिस शॉपकीपर से परचेज कर रहे हैं, वो हमारा उस रॉ मटेरियल पे जीएसटी चार्ज कर रहा है, टैक्स चार्ज कर रहा है। अब यहाँ पर जो भी टैक्स वो हमसे चार्ज कर रहा है, टैक्स के नाम से आपको याद आया होगा, टैक्स भी हमारे सिलेबस में सब्जेक्ट है, बिल्कुल है ना, डीटी और जीएसटी मतलब आईडीटी दोनों है। तो यहाँ पर यदि वो शॉपकीपर हमसे जीएसटी चार्ज कर रहा है रॉ मटेरियल पे, तो जीएसटी भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, लेकिन जीएसटी हमारे लिए तभी एक्सपेंसेस माना जाता है जब हमें उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं होती है, मतलब उसका आईटीसी हमें नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब वो एक्सपेंसेस है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जो भी हम जीएसटी परचेजिंग पे करते हैं ना, उसकी हमें इनपुट क्रेडिट मिल जाती है। कैसे? भाई जो जीएसटी हम परचेजिंग पे कर रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेज किया, उस पर जीएसटी पे कर दिया, अब उस रॉ मटेरियल से हम फिनिश गुड्स बनाएंगे, फिनिश गुड्स को हम कस्टमर को सेल आउट करेंगे, तो हम कस्टमर से भी तो जीएसटी कलेक्ट करेंगे, आउटपुट जीएसटी। भाई हम यहाँ पर सेल के टाइम जो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करते हैं वो आउटपुट जीएसटी होता है, और परचेजिंग के टाइम हम जो जीएसटी पे करते हैं वो हमारा इनपुट जीएसटी होता है। तो यहाँ पर इनपुट जीएसटी की आउटपुट जीएसटी में से हमें क्या मिल जाती है? क्रेडिट मिल जाती है। कैसे? चलिए वो भी समझते हैं थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि ये टैक्स का टॉपिक है, लेकिन यहाँ भी देखिए इंक्लूड हुआ है। अब देखिए सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, आपने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया, अब जो भी आपने रॉ मटेरियल परचेज किया उस पे आपने जीएसटी भी पे किया है। अब सपोज कीजिए कि उस पे आपने जीएसटी पे किया है 100 रुपीज, है ना, फिर इस रॉ मटेरियल से आप क्या बनाएंगे? फिनिश गुड्स, और फिर फिनिश गुड्स को आप क्या करेंगे? सेल। फिनिश गुड जिन कस्टमर्स को सेल करेंगे उन कस्टमर से आप क्या करेंगे? जीएसटी चार्ज करेंगे, कलेक्ट करेंगे। अब उनसे आपने जीएसटी कलेक्ट किया है सपोज करो 120, है ना। अब बात यह है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट को कितना जीएसटी हम पे करेंगे वो भी हमें देखना है। भाई हम जब रॉ मटेरियल परचेज कर रहे थे तो हमने यहाँ पर 100 रुपीज जीएसटी शॉपकीपर के पास डिपॉजिट करवा दिया था, शॉपकीपर को पे कर दिया। फिर उसके बाद जब उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया और फिनिश गुड्स को हम सेल करेंगे तो उस पर जीएसटी हम कस्टमर से कलेक्ट करेंगे। अब हमें नेट, हमारा नेट जीएसटी जो गवर्नमेंट को पे होगा वो कितना पे होगा? तो हम नेट जीएसटी जो पे करेंगे गवर्नमेंट को, वो हम कितना पे करेंगे स्टूडेंट्स? वो हम पे करेंगे यहाँ पर 20 रुपीज। 20 रुपीज कैसे आया सर? 20 रुपीज ऐसे आया कि भैया हमें जीएसटी कलेक्ट कितना हुआ? जीएसटी हमारे पास में हमें कलेक्ट हुआ था 120। 120 में से 100 रुपीज का जीएसटी तो हम ऑलरेडी परचेजिंग के टाइम पर ही हम पे कर चुके थे, तो वो जो हम परचेजिंग के टाइम जीएसटी पे कर चुके थे वो था हमारा इनपुट जीएसटी। तो उस इनपुट जीएसटी की हमें जो आउटपुट जीएसटी है, आउटपुट कौन सा? 120 रुपीज। ये 120 रुपीज जो जीएसटी नजर आ रहा है आपको, ये तो है आपका आउटपुट जीएसटी। जो जीएसटी आपको कस्टमर से कलेक्ट होता है वो आउटपुट जीएसटी होता है, और जो जीएसटी आप परचेजिंग के टाइम पे कर चुके होते हैं एक्सपेंसेस के टाइम पर, वो होता है इनपुट जीएसटी। तो यहाँ पर आपको आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी की यहाँ पे क्या अवेल हो रही है? यहाँ आपको मिल रही है क्रेडिट।
तो मतलब आप गवर्नमेंट को नेट कितना जीएसटी पे करेंगे? सिर्फ 20 रुपीज आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं यही चीज आपको क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे कि यदि हम इस रॉ मटेरियल पे जीएसटी हमने पे किया है शॉपकीपर को, और उस जीएसटी की हमें आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल होती है ना, आगे आउटपुट में से यदि इसका हमें इनपुट मिलता है, क्रेडिट मिलती है, तो फिर हम इसको यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, हम इसको ऐड नहीं करेंगे। तो यहां पर हमें क्या समझना है, ये आईटीसी मैंने आपको इसलिए समझाया है कि इसमें आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी मतलब ये टैक्स और ड्यूटीज तभी ऐड होगा जब आपको इसकी आईटीसी नहीं मिली है। मतलब यदि आपको यहाँ पर इन जीएसटी मतलब टैक्स एंड ड्यूटीज की इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है, तब तो वो जीएसटी ऐड होगा। और यदि आपको इन टैक्स और ड्यूटीज की आईटीसी मिल रही है तो फिर वो ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो यदि आपको आईटीसी मिल रहा है तो इसका मतलब जो 100 रुपए का जीएसटी आपने पे किया था, जब पे किया था तब वो उस टाइम एक्सपेंसेस था, लेकिन वो एक्सपेंसेस अब यहाँ एडजस्ट हो रहा है ना, उसकी आपको क्या मिल रही है? क्रेडिट। तो फिर वो एक्सपेंसेस कैसे हुआ आपका? भाई आपने तो एक्सपेंसेस रिकवर कर लिया, तो एक्सपेंसेस यदि रिम्बर्स हो जाएगा तो फिर वो आपके लिए एक्सपेंसेस माना ही नहीं जाएगा। एक्सपेंसेस तो तब माना जाएगा जब वो रिकवर ना हो, रिम्बर्स ना हो। तो यहाँ पर यदि आपको उसकी आईटीसी मिलेगा तो इसका मतलब वो एक्सपेंसेस रिम्बर्स हो रहा है, तो इसका मतलब उससे हम यहाँ एक्सपेंसेस में काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ उसको ऐड नहीं करेंगे। और आईटीसी नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो एक्सपेंसेस है, तब वो जाके यहाँ ऐड होगा। ओके, तो इसको यहाँ पर हम वापस समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। मेटेरियल कॉस्ट जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये सारी चीजें वापस रिपीट होगी, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको फिर भी इसको डीपली समझा दिया है कि यदि आपको टैक्स और ड्यूटीज का आईटीसी मिलता है तब तो हम उसको यहाँ पे कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। और टैक्स और ड्यूटीज का हमें आईटीसी नहीं मिल रहा है तो फिर वो हमारे लिए एक्सपेंसेस होगा, तब हम उसको यहाँ ऐड करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, तो जो भी रॉ मटेरियल हमने परचेज किया था, उस रॉ मटेरियल के अंदर हमने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में क्या क्या चीजें ऐड कर ली यहाँ पर। जो भी रॉ मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं उसकी जो भी रॉ मटेरियल की परचेज कॉस्ट कैलकुलेट होगी, तो उसमें रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस, उसका फ्रेट चार्जेस, इंश्योरेंस, लेस ट्रेड डिस्काउंट्स वगैरह, कोई रिबेट्स वगैरह हमें मिला हो, कोई डिस्काउंट या रिबेट यदि हमें मिली है तो वो यहाँ पे लेस हो जाएगी। और फिर ऐड टैक्स एंड ड्यूटीज, यदि उनका आईटीसी हमें नहीं मिल रहा है तो वो ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें लेस करना है इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करना है। भैया प्रोडक्शन में कितना रॉ मटेरियल आपने यूज में लिया है, यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में हम जितना नया परचेज कर रहे हैं वो हमने ऐड कर दिया, जितना क्लोजिंग हमारे पास बचा है वो हमने लेस कर दिया। तो हमारे पास में यहाँ पर कैलकुलेट होगा क्या? रॉ मटेरियल कंज्यूम, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दूसरे नेम से। कि डायरेक्ट मटेरियल का मैंने जब एग्जांपल आपको दिया था तो मैंने ये कहा था कि डायरेक्ट मटेरियल में हम इंक्लूड करते हैं रॉ मटेरियल को। तो ये आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अब इस रॉ मटेरियल कंज्यूम में हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पे? इसमें हम ऐड करेंगे एक तो डायरेक्ट लेबर जिसे हम प्रोडक्टिव लेबर या प्रोडक्टिव वेजेज भी कहते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट लेबर, अब डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या हुआ? अब सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर, ये भी मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि डायरेक्ट लेबर का मतलब कि वो लेबर जो प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में लगी हुई है, जो प्रोडक्शन कर रही है, जो गुड्स बना रही है, गुड्स को जो लेबर बना रही है वो तो हमारी डायरेक्ट लेबर है, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्टिव लेबर। और जो गुड्स बना नहीं रही है, सिर्फ ओनली सपोर्ट कर रही है, जैसे सुपरवाइजर। सुपरवाइजर क्या करता है? सुपरवाइजर गुड्स बनाता नहीं है, वो तो सिर्फ ओनली उस फैक्ट्री में जो लेबर अपॉइंट हुई है उनको ट्रेन करता है, कंट्रोल करता है, ये सब मैनेजमेंट संभालता है। सुपरवाइजर गुड्स थोड़ी ना बनाता है, गुड्स तो लेबर बनाती है। तो जो लेबर गुड्स बना रही है उन लेबर्स को हम क्या क्या पे करते हैं? उनको हम नॉर्मल वेजेज पे करते हैं, उनको हम इंसेंटिव पे करते हैं, बोनस पे करते हैं,
एक्स ग्रेचिया पेमेंट्स, है ना, उनका कोई आपका पेंशन, पीएफ वगैरह का जो भी अमाउंट हम पे करते हैं, तो ये सब यहाँ पर हमारे प्रोडक्टिव लेबर, डायरेक्ट लेबर का पार्ट है यहाँ पर। तो डायरेक्ट लेबर के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, जो भी लेबर हमारे प्रोडक्शन में लगी हुई है, उन लेबर को यहाँ पर हम जो वेजेज, नॉर्मल वेजेज पे करते हैं, कोई इंसेंटिव्स पे करते हैं, बोनस पे करते हैं, इंसेंटिव बोनस, ओवरटाइम वेजेज पे करते हैं। भाई इंसेंटिव और बोनस कब पे किया जाता है, जब वो अपने टारगेट्स कंप्लीट कर लेते हैं। भाई उनको हमने कहा इतना प्रोडक्शन करना है, इतनी यूनिट्स बनानी है, बोला हाँ सर बना देंगे, बना भी दी, तो भैया फिर तो इंसेंटिव देना पड़ेगा, मोटिवेट तो करना पड़ेगा। अब जैसे हम कहते हैं बच्चों आपको इतने हावर स्टडी करनी है, आपको हमारे टेस्ट सीरीज में इतने नंबर मार्क्स लेके आने हैं कम से कम, और आप लेके आओगे, तो आपको मोटिवेट करने के लिए हमें कुछ न कुछ इंसेंटिव या बोनस तो आपको देना ही होगा। ठीक है, तो वेजेस, इंसेंटिव, बोनस, ओवर टाइम वेजेस, है ना। उसके अलावा और क्या हो सकता है, उसके अलावा यहाँ पर ईएसआई कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ पर जो भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है एम्प्लॉयर का वो, उसके अलावा यहाँ पे आपका एक्स ग्रेचिया पेमेंट, तो ये सब चीजें हमारे डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्टिव लेबर में इंक्लूड होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्शन में यूज आने वाली यूटिलिटीज, जैसे हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, अब प्रोडक्शन के अंदर हमारी यहाँ पर जो भी पावर, जो भी यहाँ पर फ्यूल, वाटर, ये जो भी हम यूज कर रहे हैं, भाई पानी वगैरह की जरूरत तो होती है, पावर मतलब जो भी पावर कंज्यूम होता है प्रोडक्शन में, जो भी वाटर यूज होता है ना, फ्यूल यूज होता है, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। या फिर सपोज करो कि हम कोई ऐसा गुड्स बना रहे हैं, जिस गुड्स को बनाने के लिए हमें क्या लेना होगा, हमें यहाँ पर राइट्स लेने होंगे। भाई किसी ने उसका पेटेंट करवा रखा है, पेटेंट जानते हो ना, जैसे सपोज लो मैंने ये पेन बनाया, अब मैंने इसका पेटेंट ले लिया, अब कोई दूसरा पर्सन यदि ये बनाना चाहता है तो उसको मेरे से राइट लेने होंगे। अब मैं फ्री में तो उसको राइट नहीं देने वाला, उसके बदले में मैं उससे चार्जेस लूंगा, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रॉयल्टी। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हो गया कि हमने यहाँ पर कोई पेटेंट लिया है, भाई हम कोई ऐसा गुड्स बना रहे हैं जिसके लिए हमें परमिशन लेनी होगी, तो हम किसी से कोई पेटेंट लेते हैं, उसके बदले में रॉयल्टी पे करना है ना। या फिर यहाँ पर कोई यूटिलिटीज वगैरह चार्ज हो रही है, कोई वाटर, फ्यूल वगैरह कुछ भी यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर जो भी हमने पेटेंट लिया है, उन पेटेंट्स को अमोटाइज करना पड़ता है। अमोटाइजेशन जानते हो, डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में स्टडी किया होगा आप लोगों ने। अमोटाइज ऑफ पेटेंट मोड्स, मोड्स क्या होते हैं, जो होते हैं ना सांचे, जैसे कोई प्रोडक्ट है उसको यहाँ पर कोई सांचे में बनाया जाता है, जैसे अपने घर के अंदर आपने देखा होगा, अपन जैसे इडली सांबर बनाते हैं, है ना, या फिर अपन कोई भी यहाँ पर ढोकला टाइप बनाते हैं, तो उनके सांचे आते हैं ना, उन सांचों को हम मोड्स कहते हैं, है ना। तो कई होते हैं ऐसे गुड्स थी उनके यहाँ पर, पहले आपको उनकी डाई तैयार करनी होती है, उनका सांचा तैयार करना होता है, वो आपके मोड्स वगैरह हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सारे इस टाइप के जो एक्सपेंसेस है वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब कि इनके बिना भी हमारा प्रोडक्ट बनना शुरू नहीं होगा। तो ये वो एक्सपेंसेस है जो प्रोडक्ट को बनाने में, मतलब प्रोडक्ट को जब हम बनाना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पर ये एक्सपेंसेस इनकर्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम इन्हें प्राइम कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट मतलब इनिशियल कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या शामिल होते हैं, क्या क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम, कितना रॉ मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल हम यूज में ले रहे हैं प्रोडक्शन में। फिर हमारे डायरेक्ट लेबर जिसे हम दूसरे नेम से प्रोडक्टिव लेबर कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमेशा ध्यान रखना डायरेक्ट लेबर में सुपरवाइजर का रेमुनरेशन शामिल नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि सुपरवाइजर डायरेक्ट लेबर का पार्ट नहीं है, सुपरवाइजर होता है इनडायरेक्ट लेबर।
क्यों? क्योंकि सुपरवाइजर गुड्स नहीं बनाता है, गुड्स बनाती है हमारी कौन सी लेबर, हमारी बनाती है प्रोडक्टिव लेबर, मतलब डायरेक्ट लेबर। तो सुपरवाइजर डायरेक्ट लेबर में इंक्लूड नहीं होगा, शामिल नहीं होगा, तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया ये टॉपिक आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए प्राइम कॉस्ट के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, मतलब डायरेक्ट एम्प्लॉइज में क्या आता है? प्रोडक्टिव लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट मटेरियल देखिए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? वही आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, भाई आपके पास कितना रॉ मटेरियल पहले से अवेलेबल है, फिर आपने न्यू कितना और परचेज कर लिया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग कितना बचा हुआ है, और इनकी इस कैलकुलेशन से आपको ये मालूम चल जाएगा कि कितना डायरेक्ट मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल कितना आप यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूम का मतलब यूज करना, ओके, प्रोडक्शन में। अब देखिए, अब जब आप यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो आपको इन पॉइंट्स को भी ध्यान रखना होता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल कितने में परचेज किया जा रहा है, उसकी परचेज प्राइस क्या है, उसका फ्रेट इनवर्ड मतलब भाड़ा वगैरह क्या चार्जेस लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस चार्जेस, ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट। यदि आपको शॉपकीपर की तरफ से कोई डिस्काउंट मिल रहा है, रिबेट मिल रही है, तो उसको हम इसमें क्या कर देंगे, लेस डिडक्ट कर देंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जो भी टैक्स वगैरह आपका आप चार्ज हो रहा है, आप शॉपकीपर को जो टैक्सेस पे कर रहे हैं, उसका यदि आपको आईटीसी अवेल नहीं होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, तब तो ये ऐड होंगे। और यदि उनका आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल रहा है तो फिर ये ऐड नहीं होंगे, मैंने अभी समझाया था आपको, क्योंकि फिर वो एक्सपेंसेस में काउंट नहीं होंगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा? वही आपकी जो डायरेक्ट लेबर जो प्रोडक्शन कर रही है, गुड्स बना रही है, उनको जो वेजेस पे कर रहे हैं, अलाउंसेज, इंसेंटिव, ओवरटाइम पेमेंट, बोनस, एक्स ग्रेचिया, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, उनके प्रोविडेंट फंड्स वगैरह में, ये सब उनके पार्ट है। उसके अलावा उनको कोई मेडिकल लीव या फिर कोई अदर लीव वगैरह प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ पर कोई फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो जो अदर बेनिफिट्स हैं वो भी हमारे डायरेक्ट लेबर के ही पार्ट हैं। भाई डायरेक्ट लेबर को हम यहाँ पर मैश में खाना, लंच फैसिलिटी दे रहे हैं, है ना, दोपहर का लंच हमारी तरफ से है, कंपनी की तरफ से मिल रहा है। लेबर को यहाँ पर कोई मेडिकल लीव दी जाती है, मेडिकल लीव जो छुट्टियां है उनकी हम सैलरी उनको पे कर रहे हैं, सैलरी कट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अदर बेनिफिट्स भी यहाँ पर डायरेक्ट लेबर के कॉस्ट में ऐड होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखिए स्टूडेंट्स, वही यूटिलिटीज, प्रोडक्शन में जो पावर, फ्यूल, स्टीम वगैरह यूज हो रही है, हमने कोई यहाँ पर प्रोडक्शन का किसी से राइट्स लिए हैं, अब वो राइट्स जो हमने लिए हैं उसके बदले में हम रॉयल्टी पे कर रहे हैं, चार्जेस पे कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई ऐसा इक्विपमेंट या मशीन जो हमारे पास नहीं है, प्रोसेसिंग के लिए हमें चाहिए, हमने बाहर से किराए पे ले ली, है ना, तो उसका हायर चार्जेस। उसके अलावा कोई ऐसा टेक्निकल नाउ हाउ, मतलब कोई हमने क्या किया, कोई टेक्निकल पर्सन अपॉइंट कर लिया, है ना, तो टेक्निकल पर्सन को हम जो फीस वगैरह पे करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन में कोई टेक्निकल पर्सन की जरूरत थी, वो टेक्निकल पर्सन जब तक नहीं आएगा प्रोडक्शन शुरू नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी जो फीस वगैरह है वो हम पे कर रहे हैं। जो भी आपके मोड्स, सांचे जो यूज हो रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, आपके यहाँ पर पेटेंट्स वगैरह उनको अमोटाइज करना, मतलब उनकी वैल्यू को राइट ऑफ करना, ठीक है, वो भी यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कॉस्ट का पार्ट है। कोई आप स्पेसिफिक डिजाइन मतलब कि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट की स्पेसिफिक डिजाइन बनवाई जा रही है, कहीं बाहर से कहीं से भी, उसके चार्जेस भी इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनवाया जा रहा है, मतलब वो गुड्स बनना तब तक शुरू नहीं होगा जब तक ये सारी चीजें नहीं होगी। मतलब कोई आप इस, जब आपको प्रोडक्ट की डिजाइन ही नहीं पता, जब तक ये नहीं पता कि किस डिजाइन का प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट बनाना शुरू कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक डिजाइन का प्रोडक्ट है तो उसकी स्पेसिफिक डिजाइन या ड्राइंग के चार्जेस ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के पार्ट है। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर बनवाना पड़ रहा है आपको यहाँ पर स्पेसिफिक, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के पार्ट है। तो ये प्राइम कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये चीजें हमारी प्राइम कॉस्ट में इंक्लूड होती है। फिर आता है स्टूडेंट्स हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट होता है? मतलब फर्स्ट जो हेड था हमारा यहाँ पे, देखिए फर्स्ट हेड क्या था, प्राइम कॉस्ट, सेकंड हेड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कैलकुलेशन कैसे होगी, चलिए वो समझते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम प्राइम कॉस्ट तक तो आ गए, है ना, इनिशियल कॉस्ट तक हम आ गए। अब इनिशियल कॉस्ट के बाद में हमें आगे चलना है, मतलब
स्टार्टिंग में ये जो डिपार्टमेंट मैंने आपको समझाए थे, स्टोर डिपार्टमेंट, फैक्ट्री डिपार्टमेंट, तो हम स्टोर डिपार्टमेंट से निकल के फैक्ट्री में आ चुके हैं। स्टोर में क्या था? स्टोर में तो आपका यहाँ पर मटेरियल था, है ना? स्टोर में क्या था? स्टोर में आपका डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, ये दो चीजें रहती है। तो डायरेक्ट मटेरियल के बारे में तो बात हो गई हमारी। अब उसके बाद हम फैक्ट्री में आए। फैक्ट्री के अंदर भी आपकी क्या है? लेबर क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बात हो गई थी हमारी। अब इनडायरेक्ट के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पर अभी हमने सिर्फ प्राइम कॉस्ट की कैलकुलेशन में ओनली हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही शामिल किया है, जबकि कॉस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कॉस्ट का क्लासिफिकेशन किया जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहां तो हमने सिर्फ ओनली डायरेक्ट के बारे में बात हुई है, इनडायरेक्ट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है उसे अब हम इंक्लूड करेंगे यहां पे आगे प्राइम कॉस्ट के बाद। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब हो गए। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में सबसे फर्स्ट हम आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब सर फैक्ट्री में क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं? भैया फैक्ट्री में बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब फैक्ट्री में यदि हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें तो जैसे फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री में यूज आने वाली जो भी मशीन्स इक्विपमेंट्स हैं उनका डेप्रिसिएशन वगैरह यहाँ पर। तो यहाँ पर फैक्ट्री के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन फैक्ट्री एक्सपेंसेस को हम प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे। तो उससे क्या कैलकुलेट होगा? जब उन फैक्ट्री एक्सपेंसेस को हम यहाँ ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में क्या कैलकुलेट होगा? ग्रॉस वर्क कॉस्ट या ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट, और भी नाम बोल सकते हैं, या फैक्ट्री कॉस्ट। तो जब हम यहाँ पर प्राइम कॉस्ट इनिशियल कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे, तो इससे हमारे पास ग्रॉस वर्क कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट होगा। इसे हम ग्रॉस वर्क कॉस्ट भी कह सकते हैं, ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं, और ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें और क्या एडजस्ट करेंगे हम यहाँ पर? इसमें हम एडजस्ट करेंगे ओपनिंग। क्या एडजस्ट करेंगे? ओपनिंग WIP और लेस क्लोजिंग WIP। अब ये WIP के बारे में चर्चा हुई थी क्या अभी? बिल्कुल हुई थी स्टार्टिंग में। अब यहाँ पर WIP मतलब इनकम्प्लीट गुड्स। अब यहाँ पर जो भी गुड्स आपका इनकम्प्लीट है मतलब रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेसिंग चालू हो गई, स्टार्ट हो गई, लेकिन जो प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो पाई वो इनकम्प्लीट में चला गया। अब जो इनकम्प्लीट गुड्स है उसको फैक्ट्री से बाहर तो निकाल नहीं सकते ना भाई, यहाँ पर अभी वो इनकम्प्लीट है, अभी पूरा बना नहीं है, तो पूरा बनने के लिए उसको टाइम तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इनकम्प्लीट गुड्स WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस है, वो तो आपका फैक्ट्री में ही रहेगा। तो यहाँ पर WIP का जो भी ओपनिंग स्टॉक है आपके पास, जो पहले से WIP आपके पास है वो ऐड, और जो क्लोजिंग WIP बची है उसको लेस करेंगे। तो इससे आपके पास आ जाएगा नेट वर्क कॉस्ट मतलब नेट प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या कैलकुलेट होगा? नेट वर्क कॉस्ट मतलब नेट प्रोडक्शन कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। ये हम यहाँ पे आ गए। चलिए अभी हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे नहीं आए, अभी हम सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब वर्क कॉस्ट तक ही पहुंचे हैं। अभी हम फैक्ट्री तक ही आए, अभी फैक्ट्री से आगे नहीं गए हम। अभी हम कहाँ तक आए हैं? हम स्टोर्स से स्टार्ट हुए थे, कहां से चलना शुरू हुए थे? स्टोर से चलना शुरू हुए थे, और अभी फैक्ट्री तक ही पहुंचे हैं। फैक्ट्री के आगे तो अभी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव में जाना है, सेलिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, R&D में, यहाँ पे भी जाना है। तो अभी हम फैक्ट्री तक पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री तक जो भी एक्सपेंसेस हुए थे वो सब कवर हो गए हैं। तो यहाँ पर
देखो फैक्ट्री में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे थे, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो हमने यहाँ कवर कर लिए, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और फैक्ट्री के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उनको हमने प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड में शामिल कर लिया। फिर फैक्ट्री में जो WIP ओपनिंग क्लोजिंग है, उसको भी हमने एडजस्ट कर लिया। तो हमारे पास आ गया नेट वर्क कॉस्ट, मतलब नेट प्रोडक्शन कॉस्ट। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है, मतलब फैक्ट्री के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है, इनके अंदर हम किन किन एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं। वैसे तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, फिर भी देख लीजिए। कंज्यूमेबल स्टोर एंड स्पेयर्स, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, ये होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। कंज्यूमेबल स्टोर एंड स्पेयर्स क्या होता है? ये इनडायरेक्ट मटेरियल है हमारा यहाँ पर। ये हमारा क्या है? ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। अब ये इनडायरेक्ट मतलब कि जो भी हमारी फैक्ट्री में मशीन्स हैं, जो भी हमारे यहाँ पर मशीन के अलावा प्लांट हैं, तो उनमें जो इक्विपमेंट और टूल्स हमारे जो यूज होते हैं, वो हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल है। फिर जो प्लांट एंड मशीन है, फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है, उसका डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है या फैक्ट्री का जो एरिया यदि हमने रेंट पे ले रखा है, तो उसका फैक्ट्री रेंट। ओके, लीज पे ले रखा है तो लीज रेंट। मशीन प्लांट्स की, बिल्डिंग्स की रिपेयर मेंटेनेंस चार्जेस। फिर उसके बाद में यहाँ पर इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट related with production activities, okay, drawing designing department cost, plant and machine and factory buildings का insurance premium, and features और jigs और toolings का amortization। क्योंकि इंटेंजिबल है तो इनका अमोर्टाइजेशन होगा। इंटेंजिबल असेट्स का, जब हम इंटेंजिबल असेट्स को राइट ऑफ करते हैं तो हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन। तो ये सब चीजें हमारी फैक्ट्री ओवरहेड्स में शामिल है, इंक्लूड है स्टूडेंट्स यहाँ पर। फिर उसके बाद में सेकेंड, अब उसके अलावा हम और क्या लेते हैं? सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। अब सर्विस डिपार्टमेंट का मतलब जैसे टूल रूम है ना भाई, मेंटेनेंस वगैरह के लिए हमने टूल रूम बना रखा है, इक्विपमेंट्स वगैरह टूल्स को रखने के लिए, इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए यहाँ पर। तो ये सब एक्सपेंसेस भी हमारे उसमें कवर होंगे। उसके अलावा स्टॉक ऑफ WIP के अंदर मैंने भी क्या बताया था आपको, ओपनिंग और क्लोजिंग WIP हमारी एडजस्ट होगी। तो ग्रॉस वर्क कॉस्ट में जब ओपनिंग WIP को ऐड करेंगे और क्लोजिंग को लेस करेंगे तो आ जाएगा नेट वर्क कॉस्ट या नेट प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, फिर उसके बाद में आता है आपका क्वालिटी कंट्रोल। चलिए, पहले अभी हम यहां तक पहुंचे नहीं है, पहले यहां पे पहुंच जाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि हमें अभी कहाँ जाना है? हमें जाना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। अब हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। वर्क कॉस्ट पे हम आ गए थे। कहाँ तक आ गए स्टूडेंट्स? हम वर्क कॉस्ट तक पहुंच गए हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट पे आ गए हैं, मतलब हम ओपनिंग क्लोजिंग WIP तक एडजस्टमेंट कर चुके हैं। फिर उसके बाद में आगे नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अंदर यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। फिर उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। और फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। अब आप भी जानते हैं कि आपके यहाँ पर जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो भी गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसकी क्वालिटी को तो आपको ध्यान रखना होगा। यदि क्वालिटी खराब होगी तो मार्केट में गुडविल खराब होगी, रेपो खराब होगी, गुड सेल हो नहीं पाएगा। तो जो भी क्वालिटी कंट्रोल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ ऐड करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में मैंने बताया था आपको यहाँ पर।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में क्या बताया था मैंने कि भाई यहाँ पर जो भी आपका R&D डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, R&D क्या चेक करता है, R&D यही चेक करता है कि आप जो भी गुड्स बना रहे हैं, ठीक है, उस गुड्स को बनाने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है ना, कौन किस टाइप का रॉ मटेरियल आपको यूज करना है, उसमें कोई भी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे अपडेशन करना है, चेंजेस करना है, इनोवेशन लाना है, तो R&D संभालता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो है आपका quality control cost, this is the cost of resource consumed towards quality control procedure. R&D include only those research and development related cost which is incurred for the improvement of process, system, product और services, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो नेट प्रोडक्शन कॉस्ट थी उसमें हम क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट और R&D को हमने ऐड किया, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है, कॉस्ट है, ऐड हो गया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो है ना उनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। ओके, क्योंकि हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो कॉस्ट एक्सपेंसेस हैं सिर्फ उनको ही इंक्लूड किया जाएगा, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है उनको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उसे हम दो पार्ट में। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है यहाँ पे इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा हमारी तरफ से। अब एक तो हो गया हमारा प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और एक हो गए हमारे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, है ना। अब यहाँ पर ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जिसे हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है इसमें हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कैलकुलेशन में कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को शामिल करेंगे, हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को शामिल करेंगे। अब प्रोडक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या आता है, अब मैंने आपसे कहा था कि हमारी फैक्ट्री में जो सुपरवाइजर है, कौन है, सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर जो है वो प्रोडक्शन तो करता नहीं है, प्रोडक्शन तो लेबर करती है। तो सुपरवाइजर रहता तो फैक्ट्री में है ना, है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही, फैक्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर ही है जिसे हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं। तो वो सुपरवाइजर को जो रेमुनरेशन पे किया जाता है, सुपरवाइजर की जो सैलरी हम पे करते हैं, तो सुपरवाइजर की सैलरी को हम इंक्लूड करते हैं प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में, ठीक है। और इनके अलावा इस सुपरवाइजर का जो प्रोडक्शन जो सुपरवाइजर की जो सैलरी है जिसे हम प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में शामिल कर रहे हैं, इसके अलावा जितने भी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है उनको हम इंक्लूड करते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का मतलब होता है ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर सुपरवाइजर को जो सैलरी अलाउ की जाती है वो ऑफिस की तरफ से अलाउ की जाती है। तो यहाँ पर लिंक सुपरवाइजर बैठता कहाँ पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बैठता है, तो इसलिए वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो एक्सपेंसेस। और उसके अलावा जितने भी अदर ऑफिस एक्सपेंसेस हैं वो हमारे जनरल हैं, मतलब वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट होगा, देखिए ये जो हम यहाँ पर कॉस्ट शीट स्टडी कर रहे हैं, कॉस्ट शीट का ये जो फॉर्मेट है देखिए, इसमें हम कहां तक पहुंचे थे, हम यहाँ पे पहुंच गए। हमने पहले प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट किया, फिर हम आ गए हमारे वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर, ग्रॉस वर्क कॉस्ट, फिर ये हो गया हमारा नेट वर्क कॉस्ट। अब हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एक तो हम ऐड करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट में क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओनली प्रोडक्शन एक्टिविटीज से रिलेटेड वाले, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है सिर्फ वो, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया सुपरवाइजर सैलरी वगैरह, फॉरमैन सैलरी वगैरह। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्रेडिट फॉर रिकवरीज, स्क्रैप, बाय प्रोडक्ट और मिसलिनियस इनकम, और एक आता है पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी। ये क्या होता है, इनको समझते हैं पूरा अच्छी तरीके से।
अब देखिए स्टूडेंट्स, credit for recoveries, sale of scrap or sale of byproduct, sale of byproduct, तीनों पॉइंट के बारे में समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा जो भी प्रोडक्ट है ना, जो भी हमने गुड्स बनाया है ना, उसमें एक तो होती है आपकी प्राइमरी पैकिंग, एक होती है सेकेंडरी पैकिंग, है ना। अब जैसे सपोज कीजिए कि हमारा गुड्स बिल्कुल पूरा पैक होके, पैकिंग होके और मार्केट में सेल हो रहा है ना। एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं। आपको पता है कि पहले जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनीज थी, वो अपनी कोल्ड ड्रिंक्स को ग्लास की बोतल्स में सेल आउट करती थी, है ना। बचपन में यदि अपन ने भी टेस्ट की हो, पी हो कोल्ड ड्रिंक, भाई अब तो प्लास्टिक की बोतल्स में आती है कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, जो यूज एंड थ्रो होती है। यूज एंड थ्रो का मतलब कि कोल्ड ड्रिंक्स आपने जैसे ही यूज की, यूज के बाद उस प्लास्टिक की बोतल को अपन डस्टबिन में डाल देते हैं, है ना। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे यहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स होती थी वो ग्लास की बोतल्स होती थी, तो उनको हम यूज एंड थ्रो नहीं करते थे। हम क्या करते थे, किसी भी शॉप पे जाते थे, हम कहते भैया कोल्ड ड्रिंक देना, वो कोल्ड ड्रिंक देता था, और हम यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक को फिनिश करने के बाद वो ग्लास की बोतल उसको वापस रिटर्न कर देते थे, यही होता था। अब सपोज करो वो तो सडनली वहीं पे ही जो होना था वो हो गया, लेकिन हम यदि कोल्ड ड्रिंक घर पे लेके जाएं, पहले हम घर पे लेके जाते थे ना, तो हमको ये कहता था कि भैया कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो है आपकी 10 रुपीज की, लेकिन आप यहाँ पे घर पे लेके जा रहे हो इसलिए हम आपसे 12 रुपीज चार्ज करेंगे, कितने, 12 रुपए। यदि ये बोतल खाली होने के बाद आप हमें वापस रिटर्न कर देंगे, तो हम आपको आपके 2 रुपए वापस रिफंड कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि जो भी गुड्स हम पैकिंग के साथ सेल आउट कर रहे हैं, यदि उसकी पैकिंग, यदि उसका पैकिंग मटेरियल रिटर्नेबल है, वापस रिटर्न करने लायक है, और उसके बदले में यदि आपको कुछ अमाउंट रिफंड हो रहा है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जितना अमाउंट आपको रिफंड हो रहा है, भाई आपने क्या किया था, आपने वो कोल्ड ड्रिंक परचेज की है 12 रुपीज में, क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक जो थी वो स्टूडेंट्स 10 रुपीज की थी, लेकिन शॉपकीपर ने 2 रुपीज बोतल के ऐड कर लिए थे, क्योंकि बोतल आप घर पे लेके जा रहे थे, भाई आप वहीं पी के और उस बोतल को वहीं रख देते, तब तो वो 2 रुपीज ऐड नहीं करता। लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप घर पे लेके जा रहे थे, तो शॉपकीपर को थोड़ा सा क्या होता है, डाउट होता है कि भैया बोतल वापस आएगी या नहीं आएगी, तो उसने 2 रुपीज बोतल चार्जेस ऐड कर दिया। तो उसने आपसे लिया कितना, उसने आपसे चार्ज किया 12 रुपीज, ठीक है। तो आपकी जो कॉस्ट इंकर्ड हुई है इस टाइम पे वो 12 रुपीज हुई है। अब वो बोतल आप घर पे ले गए, आपने कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर यूज कर ली, आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, अब वो बोतल यदि आप वापस आके रिटर्न कर देंगे, तो ये 2 रुपए आपको वापस रिफंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब वो बोतल रिटर्न हो जाएगी तो 2 रुपए आपको रिफंड हो गए, तो आपका एक्चुअल जो कॉस्ट चार्ज होगा, एक्सपेंसेस चार्ज होगा, वो कितना होगा, 10 रुपीज होगा, क्योंकि 2 रुपीज तो आपको रिफंड हो गए। तो जो कॉस्ट आपकी 12 रुपीज चार्ज हुई थी उसमें 2 रुपीज रिफंडेबल, रिफंड हो गए, और 10 रुपीज आपकी एक्चुअल कॉस्ट कैलकुलेट हो गई। वही सेम सिस्टम यहां पर है कि क्रेडिट फॉर रिकवरीज, मतलब यदि हमें यहां पर अपनी कॉस्ट में से कोई भी एक्सपेंसेस रिकवर होता है, हमारे टोटल एक्सपेंसेस में से यदि कुछ भी एक्सपेंसेस हमें रिकवर हो रहा है, तो उसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, लेस कर देंगे। सेल ऑफ स्क्रैप, अब प्रोडक्शन हो रहा है ना, रॉ मटेरियल जो है उसपे प्रोसेसिंग चल रही है मैनुअली मशीन के थ्रू, तो देखो स्क्रैप मतलब कबाड़, रद्दी। अब वो जो स्क्रैप बचेगा रॉ मटेरियल के अंदर, जो हमारे पास कबाड़ बचेगा, स्क्रैप बचेगा, उस कबाड़ को हम क्या करेंगे, सजाएंगे तो है नहीं, उसको हम सेल आउट करेंगे। तो अब उस कबाड़ को हम यहाँ पर उस स्क्रैप को हमारी फैक्ट्री में से हटा के हम बाहर सेल आउट करेंगे, तो उससे हमारे पास जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो इनकम जनरेट होगी,
उसको भी हम कॉस्ट और एक्सपेंसेस में से क्या कर देंगे, डिडक्ट, लेस कर देंगे। ओके, भाई कबाड़ बेचेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगी, मतलब इनकम, तो उसको भी हम हमारी कॉस्ट एक्सपेंसेस में से लेस करेंगे। फिर सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। अब ये बाय प्रोडक्ट क्या होता है? अब स्टूडेंट्स बाय प्रोडक्ट की बात करें तो जब हम कोई मेन प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी हमारा मेन गुड्स है, प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, और उसके साथ साथ कोई साइड में छोटा मोटा प्रोडक्ट और रेडी हो जाए, तैयार हो जाए, तो वो हमारे लिए बाय प्रोडक्ट है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है बाय प्रोडक्ट्स के भी, जैसे शुगर इंडस्ट्रीज है ना। अब शुगर इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है कि शुगर इंडस्ट्रीज में जितनी भी चीनी बनाने वाली कंपनीज है ना, अब चीनी जब वो बनाए, उनका मेन प्रोडक्ट क्या है? शुगर इंडस्ट्रीज का मेन प्रोडक्ट है शुगर बनाना, चीनी बनाना। लेकिन वो चीनी बनाने के साथ साथ मोलाशीस भी बन जाता है, मतलब चीनी का जो लास्ट में जो वेस्टेज बच जाता है ना, वेस्टेज, उसे मोलाशीस कहते हैं। तो ये मोलाशीस जो है यहाँ पर है, ये हमारा बाय प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर मोलाशीस जब मार्केट में सेल आउट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसको अलग से सेल आउट करना होगा। भाई जो शुगर बन रहा है मेन प्रोडक्ट, वो तो अलग प्राइस पे सेल होगा, और इसमें जो यहाँ पर आपका मोलाशीस बन रहा है, ये आपका डिफरेंट प्राइस पे सेल आउट होगा। मतलब शुगर में जो लास्ट में बच जाती है वेस्टेज वगैरह, उससे मोलाशीस बनता है। अब यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए, मैं और एग्जांपल दूं इसके अंदर, कि हम यहाँ पर फर्नीचर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? फर्नीचर बना रहे हैं, है ना। अब फर्नीचर बना रहे हैं स्टूडेंट्स, तो अब फर्नीचर के अंदर कटिंग वटिंग होगी, सब होगी। तो अब फर्नीचर आप बना रहे हो, तो फर्नीचर की कटिंग के अंदर जो भी यहाँ पर आपके जो भी वुडन, फर्नीचर के अंदर जो वुड यूज होती है, उस वुडन के अंदर यहाँ पर आपके जो भी, एक मिनट रुकना। हाँ, अब देखिए, आप यहाँ पर आपका फर्नीचर का वुडन का काम है यहाँ पर। अब वुडन के अंदर यहाँ पर जब वुडन की कटिंग वटिंग होती है ना, तो उसके अंदर यहाँ पर कटिंग के अंदर जो भी आपके अलग से चिप्स वगैरह निकलती है, लकड़ी की चिप्स वगैरह होती है, उनको यहाँ पर आप डिफरेंट प्राइस पे सेल आउट करते हो। तो यहाँ पर ये वुडन का एग्जाम्पल हो गया। तो बाय प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि जो भी आप मेन प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, उस मेन प्रोडक्ट को बनाते बनाते यदि साइड में कोई अदर छोटा मोटा प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है, तो हम उस बाय प्रोडक्ट को भी क्या करते हैं, मार्केट में सेल आउट करते हैं। उसको सेल आउट करने से भी हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होती है ना। रेवेन्यू जनरेट होती है, मैं आपको बताऊं कि बाय प्रोडक्ट इतने सारे हैं। जैसे कोयला है, अब कोल जो होता है, कोयला जो होता है ना, उसकी जो राख होती है, ऐश, वो भी मार्केट में सेल आउट होती है स्टूडेंट्स यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ये जो बाय प्रोडक्ट है, जब इनको हम मार्केट में सेल आउट करते हैं, तो इससे हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, और इस रेवेन्यू को भी हम हमारी टोटल कॉस्ट एक्सपेंसेस में से क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं, लेस करते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी पैकिंग। अभी प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट क्या है? अब जैसे कि स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहूं कि अपन यहाँ पर जैसे मेडिसिन लेने जाते हैं, है ना, अपन यहाँ पर मेडिकल शॉप के ऊपर मेडिसिन लेने जाते हैं, तो मेडिसिन की आपने पैकिंग देखी होगी। जैसे सिरप है, सिरप किस में आती है, लिक्विड होती है ना, वो बोटल्स में आती है ना। तो एक तो वो बोतल के अंदर पैक है, फिर उसके ऊपर एक यहाँ पर आपका कागज की पैकिंग और होती है ना, डब्बे के अंदर आती है। तो यहाँ पर वो जो बोतल यूज हो रही है, क्योंकि सिरप को यहाँ पर विदाउट बोतल के अंदर फिल किए तो सेल किया ही नहीं जा सकता, तो यहाँ पर जो बोतल है वो प्राइमरी पैकिंग है। प्राइमरी पैकिंग का मतलब कि वो पैकिंग जिसके बिना हम प्रोडक्ट को मार्केट में सेल नहीं कर सकते, वो कंपलसरी है हमारे लिए, उसे हम कहते हैं प्राइमरी पैकिंग। तो प्राइमरी पैकिंग की जो कॉस्ट है, वो भी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है। जो सेकेंडरी पैकिंग है, वो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, टोटल कॉस्ट का तो है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आएगा। ओके,
तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओनली कौन सी पैकिंग कॉस्ट आएगी? प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। जैसे मैंने कहा मेडिसिन का एग्जांपल लिया कि जैसे सिरप वगैरह है उसको बोतल में यहाँ पर पैक करना जरूरी है, बिना बोतल के पैक किए आप यहाँ पर सिरप लेने जाओ, अब सपोज वो मेडिकल सेंटर वाला सिरप आपके हाथ में लिक्विड डाल के बोलते भाई ले जाओ, तो हाथ में थोड़ी सिरप लेके जाओगे, तो बोतल में पैक होगी आएगी। तो बोतल जो है वो यहाँ पर उसकी प्राइमरी पैकिंग का कॉस्ट है, ठीक है। और जो वो पैकेट जो यहाँ पर कागज का जो डब्बा है जिसमें होता है वो सेकेंडरी पैकिंग है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम ओनली किस पैकिंग कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं? या हम इंक्लूड करते हैं प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट को। तो ये है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अब वर्क कॉस्ट में हम कहां तक की सीमा पार कर चुके थे? वर्क कॉस्ट में हम फैक्ट्री कॉस्ट तक कवर कर चुके थे, फिर फैक्ट्री के बाद में अब हम आ गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पे। एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर हमने मोस्टली पार्ट्स कवर कर लिए हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव हमने अभी कंप्लीट नहीं किया, उसे हमने पार नहीं किया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव में अभी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बचे हुए हैं। क्योंकि हमने यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इंक्लूड किया था वो हमारा यहाँ ओनली कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इंक्लूड हुआ है? प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ओनली कौन सा हुआ है? प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सिर्फ ये, इसको यहाँ पे हम शामिल नहीं करते। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को भी हम आगे ऐड करेंगे, शामिल करेंगे। यहाँ हमने सिर्फ प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इंक्लूड किया है क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करना था। चलिए, अब फर्स्ट हेडिंग जो थी हमारी वो थी प्राइम कॉस्ट, सेकंड हेडिंग थी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब थर्ड हेडिंग हमारी आती है स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और लास्ट हेडिंग हमारी होगी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर जो कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है जहाँ पे हम कॉस्ट रिलेटेड डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, है ना, उसकी 4 हेडिंग्स होती है। तो अब हम आ गए हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसका हमने नेम पहले भी अकाउंट्स में भी सुना है, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हम कैलकुलेट करते हैं जो हमारा फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक इसमें ऐड होगा, और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस। ओके, ये हमारा सीओजीएस है। चलिए, तो सीओजीएस के लिए हमें क्या करना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो फिनिश गुड्स का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल था पहले से ऑलरेडी वो ऐड, और जो अब यहाँ पर फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, मतलब जितना फिनिश गुड्स सेल आउट हो गया उसके बाद जितना क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है वो हम लेस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद जितने भी हमारे अदर एक्सपेंसेस रिमेनिंग बचे हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे, एड ऑन, तो हमारे पास कैलकुलेट होगी टोटल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब रिमेनिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या रिमेनिंग बचा था स्टूडेंट्स? एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, कौन से वाले? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल, क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो थे वो तो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड कर लिया था, जनरल वाले। फिर उसके बाद सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और सेकेंडरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग को हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ले लिया था, तो जो हमारी सेकेंडरी पैकिंग है उस कॉस्ट को हम यहाँ ऐड करेंगे। तो इन अदर एक्सपेंसेस जो रिमेनिंग बच गए थे उन सबको अब यहाँ ऐड करेंगे तो हमारे पास हमारे गुड्स की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये लीजिए,
तो स्टूडेंट्स, तो अब हमारे जो जहां पर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं उनमें यहाँ पर जो भी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एक्सपेंसेस हैं वो सब काउंट हो जाएंगे, कवर होंगे। वही आपका ऑफिस में यूज आने वाले स्पेस का रेंट है ना, ऑफिस का रेंट, ऑफिस बिल्डिंग, फर्नीचर, इन सब पे डेप्रीशिएशन, ऑफिस में जो स्टाफ है उनका सैलरी, रेमुनरेशन, उसके अलावा यहाँ पर प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इनके एक्सपेंसेस वगैरह, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के पार्ट है। सेलिंग में क्या आता है? सेलिंग में जो हमारा सेल्स मैनेजर और सेल्स का जो स्टाफ है उनकी सैलरी वगैरह, वेजेस, है ना। उसके अलावा यहाँ पर जो भी सेल्स का जो डिपार्टमेंट है उसका रेंट, उसका डेप्रीशिएशन वगैरह, उसमें यूज आने वाली मशीन एंड प्लांट का डेप्रीशिएशन, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये हमारे सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गए। सेकेंडरी पैकिंग मैंने एग्जांपल दिया था अभी मेडिसिन का, कि मेडिसिन के यहाँ पर जो ग्लास की बोतल जिसमें मेडिसिन फिल होती है वो प्राइमरी पैकिंग है, और जिसको पेपर में, जिस पेपर के डिब्बे में, बॉक्स में उसको पैक किया जाता है, वो बॉक्स आपका पेपर बॉक्स, वो आपका सेकेंडरी पैकिंग है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अब यहाँ पर जो फिनिश गुड्स रेडी हुआ है उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो स्टाफ अपॉइंट हुआ है, मार्केट से ऑर्डर लेके आने के लिए जो स्टाफ अपॉइंट हुआ है उनका रेमुनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का डेप्रीशिएशन, इंश्योरेंस चार्जेस, ये सब आपके डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं यहाँ पर। और ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट है स्टूडेंट्स इसका कॉस्ट शीट का, जो अभी हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ, बिल्कुल डीपली हमने एक एक पॉइंट स्टडी किया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें ये भी समझना जरूरी है कि वो कौन से एक्सपेंसेस है जिनको कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं किया जाता, है ना। एक्चुअली में इसका नॉलेज इसलिए जरूरी है कि ये बार क्या होता है कि क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए वो एग्जामिनर के ऐसे एक्सपेंसेस को हमारे सामने प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भाई ये एक्सपेंसेस हमारे कॉस्ट शीट में इंक्लूड होगा, मतलब कॉस्ट शीट में शामिल होगा या नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, वो एक्सपेंसेस जिनको हम कॉस्ट शीट में शामिल नहीं करते हैं उनमें आता है आपके पर्सनल एक्सपेंसेस, जैसे इनकम टैक्स, वो पर्सनल इनकम पर चार्ज होता है, डिविडेंड, शेयर होल्डर्स, ठीक है, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, कैपिटल लॉसेज, भाई किसी कैपिटल असेट्स को सेल करने पर लॉस हो गया, है ना, फर्नीचर को बेचने पे लॉस, मशीन को बेचने पे लॉस हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन डिवेंचर, कोई आपने फाइनेंस ले लिया, लोन ले लिया, उस पर इंटरेस्ट, डोनेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ प्लांट, मशीन, फर्नीचर, डिस्काउंट ऑन शेयर ऑफ डिवेंचर, कमीशन टू मैनेजिंग डायरेक्टर, अंडरराइटिंग कमीशन, गुडविल और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट ऑफ, रिजर्व फॉर बेड डेब्ट्स जिसे हम प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स भी कहते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व मतलब प्रॉफिट अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, एसपीआर, शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आईओसी, प्रोविंस प्रोपराइटर की। तो इन सबको यहाँ पर, ये वो एक्सपेंसेस है जिन्हें हम कॉस्ट शीट में शामिल नहीं करेंगे। यदि इन ऐसे एक्सपेंसेस हमें नजर भी आते हैं क्वेश्चन में तो उनको कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर तो इंक्लूड किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनको एडजस्ट किया जाता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग की कॉस्ट शीट में इनको शामिल नहीं किया जाता है, इनको इग्नोर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए। तो स्टूडेंट्स, ये कॉस्ट शीट को लेकर जितने भी मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस्ट शीट के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम शुरू करेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। बाकी ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।